नमस्कार साथियों, स्टडी पावर आईएएस और मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस क्लास का शुभारंभ करने के पहले इस क्लास की शुरुआत में एक उम्मीद, आशा और कामना के साथ करना चाहूँगा, और वो इस रूप में कि जब नेक्स्ट दीपावली आप सेलिब्रेट कर रहे हों तो आप चाहे जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको खुशियों के सौगात के रूप में सफलता आपके कदम चूमे। और दोस्तों, उसमें मैं भी एक छोटा सा सहभागी रहूँगा। तो दोस्तों, चलिए इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में जो भी क्लासेज हमारी हुई हैं, उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, उसके सांस्कृतिक पक्ष को देखा था। आज जो है दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उसके आर्थिक जीवन को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, चूँकि अन्नागार के साक्ष्य हमें मिले। तो अन्नागार क्यों बनाए जाते थे? जब तक सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होंगे तब तक अन्नागार की कोई ज़रूरत होगी नहीं। और नगरीय सभ्यता है ये, तो नगर बसते कैसे हैं? जब आर्थिक समृद्धि समाज में आएगी तभी तो नगरों का उत्थान होगा। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक समृद्धि यहाँ पे आई, इसीलिए हम देखते हैं कि नगर यहाँ दिखते हैं। ठीक है, तो हमारे कृषि में क्या है कि व्यापक कृषि कार्य यहाँ होने लगे। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि कृषि काल से संदर्भित बहुत साक्ष्य मिले हमें। जैसे कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला, उसी तरह यहाँ पे हल के प्रयोग किए जाते थे। खेती कार्यों में जो कृषि कार्य किए जाते थे उसमें हल के प्रयोग किए जाते थे। तो हल से संदर्भित हमें टेराकोटा का साक्ष्य मिला। हल जो थे वो लकड़ी के बने होते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंचाई की भी व्यवस्था थी, सिंचाई कार्य भी हुआ करते थे। और सबसे बड़ी विशेषता क्या थी यहाँ पे? चूँकि सिंधु और उसके आसपास, सिंधु की सहायक नदियाँ जो है उसी के आसपास ये सभ्यता पनपी, पली और बढ़ी। ठीक है, तो क्या है कि सिंधु के द्वारा हर साल जो है वो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी, जहाँ तक आप जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो है वो विश्व में एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी उपजाऊ होती है। तो जैसे विश्व के अन्य जो मतलब मिट्टियाँ हैं जो उपजाऊ, उसमें जलोढ़ मिट्टी की भी भूमिका बहुत बड़ी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि मिट्टियाँ जो है वो भी फर्टाइल हैं और सिंचाई की भी व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे तो कृषि कार्य में जैसे हमने देखा था कि यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं हमें, जौ के साक्ष्य मिलते हैं हमें, रंगपुर लोथल से चावल की भूसियों के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चावल जो है वो बहुतायत क्षेत्र में नहीं मतलब उत्पादित किए जाते थे। चावल जो है कुछ ही क्षेत्रों में उत्पादित किए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर भी चावल के साक्ष्य हमें मिले हैं, तो ये हम कह सकते हैं ये चावल भी ये उत्पादन किया करते थे। उसके बाद आप देखेंगे तो खजूर का उत्पादन हमने पिछले क्लास में पढ़ा ही था। खजूर का उत्पादन ये किया करते थे, नींबू उत्पादित किया करते थे, केला उत्पादित किया करते थे। उसी तरह वृक्ष में आप देखेंगे तो पीपल, नीम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उत्पादित किया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, जैसे हमने हल के साक्ष्य बताए तो बदावली और मोहनजोदड़ो से हमें हल के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कृषि जो है व्यापक स्तर पे यहाँ पे शुरुआत उसकी हो गई थी। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस कृषि के साथ साथ आप जानते हैं कि वो जो अनुषंगी की भूमिका जो निभाया जाता है वो पशुपालन के द्वारा निभाया जाता है। तो पशुपालन भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, हालांकि पशुपालन हम देखेंगे तो बहुत पहले से ही ये चीज़ें नवपाषाण काल से ही देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे आएंगे तो पशुओं की संख्या मतलब वहाँ तो कुत्ते वगैरह ही हुआ करते थे मुख्यतः। यहाँ पे क्या है कि पशुओं की संख्या पालतू बनाए जाने में भी बढ़ी है। और उसमें कौन कौन से हैं? जैसे आपने देखा हुआ होगा कि कुंवर वाले जो बैल हैं या सांड जो हैं, मुहरों पे उसकी सबसे ज़्यादा आकृति आपको देखने को मिलती है। ये यहाँ का लोकप्रिय पशु भी था। तो कुंवर वाले बैल जो हैं उसकी आकृति, हालांकि ऐसा कोई पशु नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी बैल जो है वो बैल को पालतू बनाया करते थे, भैंस बनाया करते थे, भेड़, बकरी, ये सारी चीज़ें जो है ये पालतू, कुत्ता, खच्चर, सूअर, ये जो है पालतू पशु में थे। ठीक है, हालांकि रघुनाथ राव जो कहते हैं कि हमें गाय के भी लोथल से 2 गाय की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, तो गाय से भी ये जो है गाय से भी परिचित थे और गाय को भी
मतलब पालतू बनाया करते थे। हालांकि दोस्तों ये साक्ष्य जो है वो रंगनाथ राव के द्वारा, जो रंगपुर की खोज जिन्होंने की थी उनके द्वारा ये दिया गया था, लेकिन फिर भी गाय की बहुत कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें जो है तो मतलब ये जो है गाय पूरे तरीके से मतलब यहाँ से आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि गाय पूरे तरीके से पालतू पशु में आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब गुजरात में हाथी पालने का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, गुजरात जगह मतलब गुजरात के एरिया से हाथी को भी पालतू बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो व्याघ्र अंकन जो है वो कहाँ के है, तो कालीबंगा के मोहरों पे व्याघ्र का अंकन है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जानेंगे, व्याघ्र तो ठीक है, बाघ जिसको बोलते हैं, लेकिन शेर जो है वो कहीं से नहीं मिला है, तो शेर से ये परिचित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक फसलों में हम देख लेते हैं। तो फसल में कपास जो फसल है, तो कपास जो है विश्व में सबसे प्रथम सैंधवकालीन सभ्यता में ही कपास को उपजाया गया और उससे जो है कपड़े भी बनाए गए, सूती वस्त्र बनाए गए। ये हमने पिछले क्लास में भी बताई है। लेकिन दोस्तों एक फसल से संदर्भित अगर ये क्वेश्चंस आपके सामने आता है, ये सारे तो फसल हैं ही, लेकिन फसल से संदर्भित आपके क्वेश्चन अगर रागी आता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस अगर दे दें, अगर उसमें उस मतलब रागी डाल दें, तो वहाँ पे रागी नहीं है। मतलब ये रागी एक ऐसा फसल है जो कि साउथ की पहचान है। ठीक है, साउथ में सबसे पहले रागी का उत्पादन किया गया, तो रागी जो है इसलिए मैंने इसको शामिल किया है यहाँ पे, रागी यहाँ नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब चलिए अब शिल्प उद्योग में देखते हैं हम। तो शिल्प उद्योग में जैसा कि आपने देखा कि मनके बनाने के कारखाने कई जगह से मिले। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे तो मिट्टी और धातु के बर्तन बनाया करते थे ये। उसके बाद इस पे चाक मतलब बर्तन जो बनता था वो चाक से भी बनता था और हाथ से ही बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से ये जो बर्तन बनाया करते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसमें ये लाल रंग का प्रयोग किया करते थे। आगे जैसे उसको रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया करते थे और इनका प्रिय रंग भी लाल था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये मिट्टी का ईंट, तो आप समझ ही रहे हैं कि मिट्टी के ईंट जो है पकी हुई मिट्टी का ईंट का प्रयोग करते थे। भवन निर्माण वगैरह में कच्ची हुई मिट्टी का भी उपयोग किया करते थे। शंख का, सीपी का, हाथी दांत की वस्तुएं जो है ये बनाया करते थे। ठीक है, शंख, सीपी, हाथी दांत की वस्तुएं भी बनाई जाती थी। ये इसका हम निर्यात भी करते थे। ठीक है, तो चलिए ये देखा हमने। उसके बाद में आपने देखा कि बालाकोट और लोथल से सीपी उद्योग का साक्ष्य हमें मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि ये जो सीप से संदर्भित वस्तुएं बनाया करते थे। ठीक है, अब हम चलते हैं मुहर पे। तो मुहरों से संदर्भित हमने कुछ फैक्ट्स आपको बताए थे कि अभिलिखित मुहरें जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिली हैं, हड़प्पा में। लेकिन सबसे ज़्यादा मुहरों का साक्ष्य अगर देखेंगे तो 1200 लगभग मुहरें जो है हमें मिली हैं कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तो सबसे ज़्यादा ये जो 2500 मोहरें जो है लगभग प्राप्त हुई हैं यहाँ से। मोहरों की जो आकृति हुआ करती थी वो वर्गाकार या आयताकार हुआ करती थी, ये भी हमने बताया था। कोई भी मोहर आपको गोलाकार नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये पहचान गोलाकार वाली जो है वो बेलनाकार, वो सारी पहचान जो है मेसोपोटामिया की। तो यहाँ पे क्या है, आयताकार और वर्गाकार जो है हमें मोहर मिला करते थे। अब ये देखिए वर्गाकार जो मुहर है, ये भी एक क्वेश्चन है, अगर फंसाने के लिए दे देते हैं तो वर्गाकार जो मुहर है वहाँ पे जो आकृति मुहर पे खुदी हुई है उसमें पशु के साथ लिपि की आपको आकृति मिलेगी, मतलब पशु भी रहेंगे और लिपि भी। ठीक है, लेकिन जो आप देखेंगे ये वर्गाकार में है। आयताकार में क्या है कि सिर्फ वहाँ पे लिपि खुदी हुई मिलेगी आपको। तो ये भी क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन जो है अगर पूछेगा अगर कोई भी, तो यहाँ पे जो है मतलब संभावनाएं ये बनेंगी कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसको मैंने शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक श्रृंगी पशु का अंकन तो आपने देखा ही कि सबसे ज़्यादा है ही मुहरों पे। अब देखिए इसमें क्या है, श्रृंगी पशु में वो भी अंकन है, और भैंसा का, बाघ का, बकरी का, गिलहरी का, ये सारे अंकन भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आपने देखा कि मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ शिव की भी मूर्ति मिली है, वहाँ से गणेश की भी मूर्ति की मतलब प्राप्ति हुई है, वैसे भी प्रतिकृति आपको वहाँ पे मिलती है। ठीक है दोस्तों, लोथल से एक मुद्रा ऐसी मिली है जिसपे कि बीज बोने का यंत्र की आकृति वहाँ पे खुदी हुई है। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चंस है। चलिए हम देखते हैं टेरिकोटा में ऋण मूर्तियों के बारे में। तो आपने देखा कि ऋण मूर्तियाँ
उसमें खासकर मातृ देवी की मेन मूर्ति ही ज़्यादा प्राप्ति हुई है हमें वहाँ से, इसीलिए जो है मातृ सतात्मक भी हमें उसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए खिलौना जो है और पूज्य प्रतिमाएं जो हैं यहाँ पे, मतलब खिलौना के रूप में भी, पूज्य प्रतिमाओं के रूप में भी यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं ये टेराकोटा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, पशु से संदर्भित पशु, पक्षी, पुरुष, स्त्री, ये सारे चित्र अंकन आपको मिलेंगे। कुबड़ वाले सांड जो है वो तो प्राप्त होते ही हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। घड़ियाल, कछुआ, मछली, ये सारे हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं मेन मूर्तियों के रूप में। ठीक है, घड़ियाल का, कछुआ का, ये मछली का हड़प्पा से ये प्राप्त होते हैं टेराकोटा के रूप में। उसके बाद में अब देखेंगे तो लोथल से गाय की 2 मेन मूर्तियाँ जो हमने अभी बताई कि ये जो है रघुनाथ राव जी ने ये कहा। उसके बाद में देखिए मोहनजोदड़ो से घोड़े का साक्ष्य मिलता है मेन मूर्ति के रूप में। ऐसे ही घोड़े के साक्ष्य जो है हमें सुरकोटाडा क्वेश्चन हमेशा आते रहा है कि सुरकोटाडा से हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, तो घोड़े के साक्ष्य जो हैं वो टेराकोटा के रूप में मोहनजोदड़ो से मिले हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे, अब मूर्तियों में आप देख लीजिए कि मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं वो पशु जो मूर्ति है वो खोखली है। ठीक है, जैसे कोई भी मूर्ति आप देखेंगे तो चाहे वो कांस्य की बनी हो या आपको टेराकोटा की बनी हो, ठीक है, तो जो पशु से संदर्भित मूर्तियाँ हैं वो हैं खोखली। ठीक है, लेकिन जो मतलब मानव से संदर्भित मूर्तियाँ मिली हैं वो क्या हैं, वो ठोस है, मतलब वो खोखली नहीं है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद में हड़प्पा से आपने देखा ही नृत्यमग्न नटराज की मूर्ति मिली है यहाँ से, तो ये मतलब स्लेटिव चूना पत्थर से ये बनी हुई हैं और इसी को जो है मार्शल ने बताया कि हाँ ये नटराज की मूर्ति है। तो ये मार्शल महोदय ने ये नटराज की मूर्ति से संदर्भित इसकी संकल्पना दी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से अर्धमानव की मेन मूर्ति मिली है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेन मूर्तियों के रूप में है। चलिए हम देखते हैं धातु मूर्ति। तो चान्होदारो और हड़प्पा से कांसे की इक्का गाड़ी हमें मिली है। ठीक है, जैसा कि हमने क्लास में पढ़ा था पिछले कि चान्होदारो से और हड़प्पा से कांसे की इक्का गाड़ी मिली है दोस्तों। ठीक है, मोहनजोदड़ो और चान्होदारो से कांस्य नग्न मूर्ति हाथ में, ये जो है कांसे की नग्न मूर्ति मिली है। ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो और चान्होदारो से, जिसमें कि हाथ में चूड़ी पहनी हुई वो मूर्ति है, कंठाहार, गलाहार, ये सारी चीज़ें जो हैं वो करघनी, ये सब चीज़ें जो हैं मतलब वो कांसे की जो नग्न मूर्ति मिली है वो पहनी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि हाथी दांत के बने हुए उपकरण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमें हड्डी की सुई की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो हड्डी की सुई हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे हाथी दांत की पटरी हमें मिली है लोथल से। ठीक है, लोथल से हाथी दांत की पटरी मिली है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमने बताया कि लाल रंग का प्रयोग किया करते थे, तो इसमें जो है रंगने के लिए लाल रंग का ये प्रयोग किया करते थे। एक क्वेश्चन और मैं अभी बाद में बताऊंगा, अभी वो क्वेश्चन छूटा हुआ था, वो अभी आएंगे आगे। चलिए अब व्यापार वाणिज्य को देखते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो इसमें क्या है कि व्यापार जो हुआ करते थे वो आंतरिक व्यापार भी हुआ करते थे और बाह्य व्यापार भी हुआ करते थे। यही तो कारण है कि आप देखेंगे मेसोपोटामिया से यहाँ की मुहरें भी मिली हैं। ठीक है, और मेसोपोटामिया के मुहरें हमारे लोथल से भी मिली हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिली हैं। तो वो सारे क्या इंगित करती हैं, आप देखिएगा तो मम्मी मिली है लोथल से, तो वो क्या इंगित करती हैं, ये सभ्यताएं मिस्र की सभ्यता से इसकी साम्यता है। मम्मी की जो मुख्य विशेषता है वो मिस्र की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि हमारे जो व्यापार थे वो आंतरिक तो थे ही, आंतरिक स्तर पे भी बहुत व्यापक पैमाने पे फैले हुए थे, लेकिन बाह्य स्तर पे भी हम देखेंगे तो बाह्य भी व्यापार हमारा हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए हमने देखा कि आंतरिक और बाह्य व्यापार जो है वो समुन्नत है। ठीक है, इसके निश्चित प्रमाण भी हमें मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो था ना वो व्यापारिक रूट पे ये नगर बसा हुआ था। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है व्यापारिक नगर था। उसी तरीके से हम देखेंगे कि जल मार्ग और स्थल मार्ग से दोनों से व्यापार हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि अन्नागार जो है उस शहरी क्षेत्र की निर्भरता जो है मतलब ग्रामीण क्षेत्रों पे रही है, मतलब शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपजाई जाती थी जो भी फसलें वो जो है उनका शहरों के तरफ मतलब क्या था, वो तो शहर के तरफ ही वो जो है उनका फ्लो हुआ करता था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि
अब सभी वस्तुएं तो निर्माण हो नहीं पाएंगी, वहाँ पे जो जो चीज़ें निर्माण हो रही थी वो तो हो ही रही थी, लेकिन कुछ बाह्य आयात भी हुआ करते थे। वो हम लिस्ट देखेंगे अभी नीचे, लेकिन अभी उसके पहले देख लेते हैं कि हड़प्पा कालीन मुहर जो है, हड़प्पा कालीन मुहर पे ये मेसोपोटामिया के सूसा और उर सूसा और उर से, मेसोपोटामिया के सूसा और उर से ये जो है हमारे हड़प्पा कालीन मुहरें मिली हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के निपुर में हड़प्पा मुहर मिली, मतलब हमारे जो हड़प्पा सभ्यता से संदर्भित जो मुहरें हैं वो सूसा उर में मिली हैं, और उसके बाद मेसोपोटामिया के निपुर में भी मिली हैं। ठीक है, तो चलिए मोहनजोदड़ो में क्या है कि मेसोपोटामिया की एक मुहर जो हमने बेलनाकार मुहर बताई है वो अपने अभी शुरू में ही बताई है। लोथल से भी हमें एक बेलनाकार मुहर की प्राप्ति हुई है जो छोटी सी है, मतलब छोटी बेलनाकार मुहर है। ठीक है, उसके बाद लोथल से ही हमें मिट्टी की नाव मिली है। ये क्या इंगित करता है, तो हमारा मतलब नाव, वहाँ पे जो है नाव का उपयोग ये किया करते थे बाह्य व्यापार में। ठीक है, और मेसोपोटामिया के आकार के शासक सारगोन, जिसका एक अभिलेख मिला 2350 ईस्वी में, ये कहता है क्या, इसने दावा किया कि दिलमन मतलब बहरीन, माकन मतलब मकरान, और मेलुहा की जो साम्यता लगाई गई ये हड़प्पा से लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी चर्चा है इसके अभिलेख में। ठीक है, क्योंकि विश्व की प्राचीनतम जो लिपि जो खोजी गई, जिसको पढ़ा भी जा सका, वो सुमेरियन सभ्यता से संदर्भित लिपि रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आकार के शासक, मेसोपोटामिया के आकार के शासक सारगोन का लेख मिला, उससे ये चीज़ें हमें मिलती हैं। ये कहता है कि मतलब दिलमन, माकन और मेलुहा के जो नाव है, वो जहाज़ है, वो उसके राजधानी में आके रुका करते हैं। ठीक है, तो इससे जो है पता लगता है कि हमारे जो व्यापारिक संबंध थे वो मेसोपोटामिया से थे। तो उसी तरह लोथल्स की बात मैंने बताई। अब चलिए दोस्तों हम कुछ लिस्ट देखते हैं आयात से संदर्भित और निर्यात से संदर्भित। ठीक है, तो आयात क्या क्या हुआ करता था, तो देखिए आयात जो है वो हालांकि सभी जगह से, मेसोपोटामिया से, बहरीन से, ओमान से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से हमारे व्यापार थे, लेकिन कहाँ से क्या था ये क्वेश्चंस आया करते हैं। तो ये देख लें आप, लाजवर्द जो है वो बदखसा अफ़गानिस्तान से ये आयात किए जाते थे। ठीक है, फिरोजा टीन ये जो है ईरान से आयात किए जाते थे। चांदी राजस्थान के जाबर से, अजमेर खान से, और ईरान और अफ़गानिस्तान से भी चांदी आयात किए जाते थे। तो चांदी जो है हमारे मतलब इंडिया में भी चांदी का उत्पादन हालांकि होता था राजस्थान के जावर खान से, अजमेर खान से, लेकिन बाहर से भी ये आयात किए जाते थे। सीसा जो है अफ़गानिस्तान से। ठीक है, सीसा कहाँ से, अफ़गानिस्तान से। शिलाजीत कहाँ से, हिमालय गोमेद, ये जो है गुजरात में है। ठीक है, तो शिलाजीत कहाँ से, तो हिमालय के तलहटियों से, और यहाँ गुजरात से भी। ठीक है, सोना कहाँ से, तो सोना तो कोलार हमारा है ही, कोलार कर्नाटका में, तो कोलार से भी। और ये जो है मतलब ये सोना का साक्ष्य बोलते हैं, इसे सोना बहुत कम प्राप्त होता है, लेकिन पेस्को महोदय बोलते हैं कि सोना भी यहाँ पे मतलब सोने का भी उपयोग किया करते थे ये। ठीक है, अब तांबा जो है खेतड़ी, आप जानते हैं तांबा आज भी खेतड़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान में है। ये बलूचिस्तान से भी, मतलब खेतड़ी से तो था ही, बलूचिस्तान मद्रास से भी जो है तांबा का उत्पादन और आयात किया जाता था। ठीक है, और बहुमूल्य पत्थरें जो है वो कश्मीर से, काठियावाड़ से, ये जो है बहुमूल्य पत्थरें हमारी मतलब उत्पादित होती थी। ठीक है, अब चलिए निर्यात को देख लेते हैं। तो निर्यात में क्या है कि कपास से बनी हुई जो हमारी मतलब क्या कपड़े जो थे उसका निर्यात हम करते थे। लोथल से जो है, जैसे आपने देखा कि सीप की और हाथी दांत की बनी वस्तुएं जो थी, और वो भी निर्यात हम करते थे, सीप की और हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं। उसके बाद में तैयार माल का भी निर्यात हम करते थे, ये मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए मुख्य चीज़ देख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें व्यापार संतुलन से संदर्भित एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। तो व्यापार संतुलन जो था वो वैश्विक समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी उसमें हड़प्पा के पक्ष में व्यापार संतुलन था। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारी जो व्यापारिक स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत रही है। तो हम जो है सभी जगह का फ्लो जो है हमारे साइड में ही होता था। तो व्यापार के रूप में हम बहुत मतलब उन्नत सभ्यता थी वो।
तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है व्यापार जो है इसी के पक्ष में रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब महत्वपूर्ण बंदरगाह को देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बंदरगाह आप सबसे पहले तो लोथल देखे ही है, रंगपुर है, प्रवास पाटन है, बालाकोट है, सुक्ता गेंडोर है, सुतकाको है बलूचिस्तान में। ठीक है, कौन कौन से हैं? लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, बालाकोट, सुतका गेंडोर, सुतकाको। ठीक है, ये सारे हमारे बंदरगाह पत्तन हैं। ठीक है, अब देखिए लिपि से संदर्भित चीज़ों को देखते हैं। तो आपने देखा होगा, पिछले क्लास में देखा आपने कि धौलावीरा से 10 संकेताक्षर की लिपि हमको मिली थी। तो हालांकि वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन यहाँ से जो सबसे बड़ी लिपि का साक्ष्य मिला है वो उसमें 17 संकेताक्षर हैं। ठीक है, तो संकेताक्षर, और इससे संदर्भित हमने अभी भी एक क्वेश्चन बताया आपको कि सुमेरिया सभ्यता में सबसे पहले प्राचीनतम लिपि का साक्ष्य जो है वहीं पे मिलता है, वो जो कि पढ़ा जा सका है। ठीक है, तो चलिए, तो लिपि से संदर्भित ये चीज़ें हमने देख ली। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मान लें इसमें भी वो है, जैसे लेंटर और हंटर महोदय कहते हैं लिपियों से संदर्भित कि ये लिपियाँ जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, उसी तरीके से फादर हैरास और टी.एस. बारो कहते हैं कि ये जो है वो द्रविड़ लिपि थी। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे तो रामचंद्रन और एस आर राव कहते हैं कि ये संस्कृत लिपि थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस कभी बन सकते हैं, तो हमने इसको भी इसमें मेंशन किया है। ठीक है, अब चलिए, अब लास्ट टॉपिक है इसके पतन से संदर्भित संकल्पनाएं। ठीक है, किसने क्या कही हैं वो चीज़ें हम देखते हैं। तो उसके पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण में, ठीक है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के अंतिम 1750 1800 भी माना जाता है, तो BC, तो उसके अंतिम चरण में जो है निर्माण से और नगर की जो प्रवृत्ति रही है उसमें ह्रास की प्रवृत्ति देखी गई है। ठीक है, उसके बाद में शहर जो है वो तेज़ी से तंग बस्तियों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे निर्माण कार्य जो हो रहे हैं वो अराजक मतलब ढंग से हो रहे हैं। ये कब की बात हम कर रहे हैं? ये 1750 BC के बाद की बातें हैं। ठीक है, उसके बाद में ये अन्नागार, यहाँ पे जो है अन्नागार और विशाल मतलब स्नानागार, इसका जो है यहाँ पे कुछ साक्ष्य नहीं मिलता है, पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद भवन निर्माण जो अभी किए जा रहे हैं उसमें वही जो मिट्टी की जो मतलब वहाँ पे ईंटें जो प्रयोग की गई थी संध्याकालीन सभ्यता में, वही ईंटें जो है यहाँ पे प्रयोग में लाई जा रही हैं। ठीक है, नया कोई उसमें निर्माण नहीं हो रहा है, उन्हीं ईंटों का प्रयोग ये भवन निर्माण में कर रहे हैं, ये पतनकालीन अवस्था वाले जो मतलब यहाँ के लोग हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखिए तो मेसोपोटामिया साहित्य में 1900 BC आते आते मेलुहा, जो कि हमने अभी बताया कि मेलुहा की सभ्यता किससे है? हड़प्पा से। तो वो चीज़ें जो हैं मेलुहा का नाम वहाँ पे उल्लेख में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हमें पतनशील अवस्था को दर्शाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप कि बहावलपुर जो है उसमें पहले 174 बस्ती विकसित अवस्था में होती है, बाद में देखिएगा उत्तर हड़प्पा कालीन जो चरण है उसमें 50 बस्तियों के ही साक्ष्य हमको वहाँ पे मिलते हैं। मतलब क्या है, जो नगरें हैं वो मतलब समाप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब उससे संदर्भित, पतन से संदर्भित कुछ संकल्पनाएं दी गई हैं इतिहासकारों के द्वारा, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। ये चीज़ें कभी मिलाने में दे देती हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पारिस्थितिकी असंतुलन की संकल्पना किसने दी? तो ये फेयर सर्विस ने दी। ठीक है, इन्होंने कहा कि मतलब जो उस समय क्या है कि जो हमारे जियोपॉलिटिकल या जो भी हमारे मतलब परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन क्या है, पारिस्थितिकी असंतुलन के ही कारण हो रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से संदर्भित संकल्पनाएं जो हैं वो फेयर सर्विस का मत रहा है। उसके बाद देखेंगे कि नदी मार्ग में परिवर्तन से संदर्भित जो संकल्पनाएं हैं वो किसकी हैं? तो वत्स, लैम्ब्रिक, डेल्स। ठीक है, तो कौन है ये? MS वत्स हैं, लैम्ब्रिक और डेल्स। ये इन्होंने कहा कि नदी मार्ग में परिवर्तन हुआ, इससे ये सभ्यता जो है वो विनष्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाढ़ से संदर्भित जो संकल्पनाएं देते हैं, और ये मोहनजोदड़ो के स्थल को देख के ये संकल्पना जो है वो इतिहासकारों के द्वारा दी गई। उसमें मुख्य कौन है? तो मैके हैं और एस.आर. राव हैं। एस.आर. राव जो लोथल से जुड़े हुए थे, तो मैके और एस.आर. राव का मत है कि बाढ़ से ये जो है सभ्यता नष्ट हुई। हालांकि आप देखेंगे एक मूवी आई थी दोस्तों,
आपने देखा भी होगा आशुतोष गोवारिकर साहब की, उसमें बहुत अच्छे ढंग से मोहनजोदड़ो मूवी की नाम भी है, तो उसमें जो है उससे संदर्भित संदर्भकालीन सब मतलब संस्कृति से संदर्भित बहुत सारी चीज़ों को उसमें दिखाया है उन्होंने। और उस समय का समाज कैसा था, समकालीन जो समाज कैसा था, उसमें कैसे कैसे मेला त्यौहार वगैरह वो सारी चीज़ें वो उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। हालांकि उसमें बॉलीवुड के भी कुछ रंग डाले गए हैं ताकि मनोरंजक बन सके, ठीक है। तो कभी मौका मिले वो देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। तो ये बाढ़ से संदर्भित मोहनजोदड़ो जगह को देख के और मैके और एस आर राव साहब ने ये किया। मैके ने तो मुख्यतः जो है कहा क्या कि चान्होदारो जो नष्ट हुआ वो बाढ़ से हुआ। उसी तरह से एस आर राव कहते हैं कि लोथल और भगतराव का जो विनाश हुआ वो बाढ़ के कारण हुआ। ये कहते हैं कि 2 बार यहाँ पे भीषण बाढ़ आया। एस आर राव का ये मत है, ठीक है। अब जल प्लावन से संदर्भित सिद्धांत देते हैं, ये देते हैं एम आर साहनी और आर एल राइक्स, ठीक है। वो कहते हैं कि जल प्लावन मतलब बहुत ही ज़्यादा जल एक ही बार में जो है मतलब वे भी इनका भी मत वही है कि बहुत ज़्यादा जो है वो समुद्र से जल यहाँ पे आ गए और नदियों से मतलब बाढ़ आ गई, तो उससे संदर्भित जो है ये मत देते हैं आर एल राइक्स और कौन एम आर साहनी, ठीक है। ये कहते हैं कि भूकंप की वजह से जो है जल प्लावन की समस्या आई थी। उसके बाद में फिर ये कहते हैं कि मतलब इसमें बाढ़ को भी ये जोड़ते हैं ऐसे, लेकिन मुख्यतः इनका है मत क्या कि भूकंप की वजह से जल प्लावन आया, उससे इस सभ्यता का विनाश हुआ, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं बाह्य आक्रमण से संदर्भित ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं। तो ये मार्टिमर व्हीलर का ये मत है कि बाह्य आक्रमण यहाँ पे हुआ और ये चीज़ें मोहनजोदड़ो में देख के इन्होंने कहा। तो ये सारे मत रहे हैं कुछ जो इतिहासकारों के द्वारा लगाए गए, और इसका कारण यही रहा है क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक सोर्स ही उसी का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये सब मत भिन्नताएँ हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसमें क्या है, अब अंतिम पॉइंट पे आएंगे। जैसे ये सारे तो हमने देखे कि हाँ किसने क्या कहा, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चंस आए, ये मेंस के स्तर पे है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चंस आए, ऐसे बाढ़ को प्रमुखता दी जाती है बहुत जगह पे, लेकिन फिर भी दोस्तों ये यही बहुमान्य मत है, अधिकतर हिस्टोरियन का मत ये बन चला है कि जो पतन हुआ, पतन से संदर्भित जो संकल्पनाएं दी गई इन लोगों के बहुमान्य मत ये लगाया गया कि पतन कैसा हुआ, तो अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग कारण जो है पतन के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है। तो यही चीज़ें जो हैं हम लिखते हैं अपने मेंस के स्तर पे, ठीक है। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कारण जो है यही क्या है, तो यही मतलब मुख्य कारण रहा है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग कारण रहे हैं पतन से संदर्भित, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसमें और भी कुछ हैं ऐसे, तो प्रशासनिक शिथिलता जैसे जॉन मार्शल ने कही थी, जलवायु परिवर्तन ऑरेल स्टाइन ने कही थी, ठीक है। तो प्रशासनिक शिथिलता ऑरेल स्टाइन मतलब जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता वाला कॉन्सेप्ट दिया था, ऑरेल स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन से संदर्भित मत दिए थे, ठीक है दोस्तों। ये 2 चीज़ें भी जो मतलब छूटी हुई थी, इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास जो है मुख्यतः हमारा ये मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम क्लास रहा, और आगे जो है नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट चैप्टर को हम उठाएंगे और उसी चैप्टर को उठाएंगे जिससे क्वेश्चंस हमारे सबसे ज़्यादा बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और थैंक यू सो मच।